इनकम टैक्स में हमारे रेसिडेंटल स्टेशन एंड टैक्स लायबिलिटीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और पूंजी लाभ कैपिटल गेन, ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनका न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आज मैं स्टार्ट करने वाली, इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हिंदी में कहते हैं अन्य साधनों से आए। नाम से ही पता चलता है कि अन्य साधनों से आए, मतलब अन्य साधन कौन से, जो जो हमारे साधन हैं इनकम के, उनको छोड़कर। कौन कौन से साधन हैं हमारे? इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी पढ़ चुके हैं, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अभी नहीं पढ़ा है। तो ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो पढ़ने बाकी हैं। अभी हमें इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करना भी बाकी है, और आज हम स्टार्ट करा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन चारों से जो संबंधित हमारी इनकम होती है, उस इनकम को छोड़ के, ये जो चार हमारे चैप्टर हैं, इनमें मैंने बताया कि किस किस तरह से हमारी इनकम होगी। और इन इनकम को छोड़ के जो अन्य साधनों से हमें आय होगी, जो हमारी अन्य साधनों से इनकम हमें प्राप्त होगी, इन साधनों को, ये स्रोत होते हैं, ये शीर्षक होते हैं। टोटल इनकम टैक्स के 5 शीर्षक होते हैं। एक तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 शीर्षक है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। लेकिन अब ये जो अन्य साधनों से आय है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसमें किस प्रकार की आय हमें प्राप्त होगी, कैसे हम इससे प्राप्त कर सकते हैं अपनी आय? तो जो हमारी सैलरी से आय प्राप्त होती है, हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त होती है, या कैपिटल गेन से, या बिजनेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त होती है हमें, इन चारों सोर्सेज को छोड़कर बाकी जो अन्य दूसरे काम से या कैजुअल इनकम से जो हमें आय होती है, उसे हम अन्य साधनों से आय कहते हैं। अब इसमें देखिए किस तरह की आय शामिल होती है। इंटरेस्ट होता है एंड डिविडेंड, ठीक। और एनी टाइप ऑफ रॉयल्टी, किसी भी प्रकार की रॉयल्टी आपको प्राप्त हो रही है, रॉयल्टी आपको पता है। यदि आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि रॉयल्टी के ऊपर भी वीडियो बनाइए कि रॉयल्टी होती क्या है, ठीक। तो मैं आपको रॉयल्टी बताऊंगी। फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 विच एवरेज दोनों में से जो भी कम हो। इनकम फ्रॉम आर्टिकल, जो भी आप आर्टिकल के द्वारा छापते हैं या न्यूज़पेपर या मैगजीन, उसके द्वारा आपको इनकम होती है, वो अदर सोर्सेज में जाती है। जो डायरेक्टर फीस होती है वो भी अदर सोर्सेज में जाती है। सैलरी फॉर एमपी एंड एमएलए, जो एमएलए और सैलरी के लिए जो एमएलए और एमपी के लिए सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है इनकम फॉर अदर सोर्सेज में। लेकिन जो अलाउंस होते हैं, उनके भत्ते होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते। किसके? एमपी के और एमएलए के। एमपी और एमएलए की सैलरी तो टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन जो उनके अलाउंस होते हैं, भत्ते होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं माने जाते। इनकम फ्रॉम फैक्ट्री लैंड आउट अलॉन्ग विद मशीनरी एंड फर्नीचर, ये भी हमारा अदर सोर्सेज में आएगा। इनकम जितनी भी हमारी भूमि है, लैंड है, उससे जो भी हमें इनकम प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार की लैंड हो वो हमारी, तो अन्य अदर सोर्सेज में जाती है। इनकम फ्रॉम हमारा सबलेटिंग, जो भी हमें, मान लो सबलेटिंग क्या होता है, ये इस पे भी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी, यदि आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये सबलेटिंग क्या होता है, या रॉयल्टी क्या होती है, या डिविडेंड, सभी पे मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये समझना हमें ज़रूरी है बहुत। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड एंड एग्जामिनर्स आर ऑल कैजुअल इनकम, मान लो तुम कहीं एग्ज़ाम में गए और वहाँ से तुम्हें आय प्राप्त हुई, तो वो हमारी कैजुअल इनकम हो जाएगी। और जो एग्जामिनर को मिलती है वो भी हमारी कैजुअल इनकम होगी। और कैजुअल इनकम और क्या हो सकती है? मान लो कहीं आपको पर्स पड़ा मिल गया, वो भी आपकी कैजुअल इनकम है। या कहीं से आपको पैसे मिल गए अचानक से, तो वो भी आपको कैजुअल इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो हमारा टाइम डिपॉजिट एंड सेलिंग अकाउंट होता है, उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारी इसमें टैक्सेबल इनकम होगी। अब टैक्सेबल कौन सी इनकम नहीं होती अदर सोर्सेज में? जो इनके द्वारा कमाई जाती है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन यदि हम सैलरी से संबंधित बात करें तो सैलरी में टैक्सेबल होगी। यदि हम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से संबंधित बात कर रहे हैं, तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। इसी तरह से इसमें भी वही अमाउंट टैक्सेबल होगी जो इससे रिलेटेड है, और इस वाले
इस वाले पार्ट में भी वही अमाउंट टैक्सेबल होगी जो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है। लेकिन अदर सोर्सेज में वे अमाउंट टैक्सेबल होंगी जो इनसे अलग हम कमाएंगे। इन सोर्सेज से जो भी अलग हम आय कमाते हैं, अपनी जो भी पैसा हम कमाते हैं, चाहे वो हम किसी भी तरह से कमाएं, तो वो हमारी इसमें जाती है। अब जैसे वो है हमारी लॉटरी, तो लॉटरी लगी है हमारी, तो वो भी हमारी अन्य साधनों से ही आई होगी। क्लियर है? तो इसका आज मैं क्वेश्चन लेती हूँ। फर्स्ट किस तरह से इसको करना है हमें। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी एग्जेम्प्ट होती हैं, एग्जेम्प्ट मतलब जो हमारी कर मुक्त होती है, जिन आय पर हमारी कर नहीं लगाया जाता, वो कौन कौन सी होती है। किसी व्यक्ति को अपने परिवार से मिले गिफ्ट, कोई भी पैसा, यदि मान लो आप है, आपको अपने परिवार से 50,000 रुपये मिले हैं या कोई भी गिफ्ट मिला है, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होगा, कर मुक्त होगा। किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की वसीयत से मिले जो भी अमाउंट है, या आपकी लैंड है, कुछ भी मिला है अविभाजित परिवार से, हिंदू अविभाजित परिवार से, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। देने वाले की मृत्यु को आसन मानकर मिले, जो आसन मानकर मिलते हैं, देने वाले की मृत्यु को आसन मानकर मिले, वो भी हमारे इसमें कर मुक्त होगी। एक व्यक्ति को अपने विवाह पर मिले, मान लो किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट मिला है, उसके विवाह पर किसी ने भी दिया है चाहे वो, तो वो भी हमारे इसमें जो अदर सोर्सेज है इनमें एग्जाम्प्ट होगा। स्थानीय संस्था से मिले, ये भी एग्जाम्प्ट होगा। ऐसे ट्रस्ट या संस्था से मिले जो धारा 22AA के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं, वो भी एग्जाम्प्ट होगा। अब ये जो धारा 12AA है, ये क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप इतना समझिए, जो करमुक्त होते हैं, और जो ये वाली धारा है, धारा 10-23 में वर्णित विश्वविद्यालय जो है, ये क्या, ये जो धाराएं हैं, इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, या इसमें वर्णित कौन कौन से विद्यालय है जिनसे आय प्राप्त होती है, एग्जाम्प्ट होती है, और या ये वाली धारा कौन सी है, इसके अंतर्गत क्या क्या पंजीकृत किया गया है, तो वो हम सभी जानेंगे। या अन्य चिकित्सा संस्था या ट्रस्ट से मिले, तो इस प्रकार ये एग्जाम्प्ट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परिवार से आए, चाहे आपको दादा दे, कोई भी दे, परिवार से रिलेटेड, चाहे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपका कोई भी सदस्य हो, उससे मिला हर चीज़, हर पैसा एग्जाम्प्ट कहलाएगा अदर सोर्सेज में। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, श्री राम गोपाल की आय के निम्न विवरण से 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसकी अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें देखना है। इसमें पहला पॉइंट है कि म्यांमार में उसकी एक कृषि भूमि है जिससे उसे वर्ष में 25,000 रुपये की आय हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार। तो म्यांमार से प्राप्त हुई है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो कितने प्राप्त हुए, तो ये भी हमारी अन्य साधनों से आई हुई। इसके बराबर में उसकी एक अन्य भूमि है, मतलब जहाँ पे इसकी ये कृषि है उसके बराबर में ही उसकी एक अन्य भूमि है जिस पर गांव का बाजार लगता है, और इस भूमि से वर्ष में 2500 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब ये जहाँ पे गांव के लोग बाजार लगाते हैं उसकी भूमि पर, वहाँ से उसे 2500, तो ये भी हमारी कैजुअल इनकम ही हुई एक तरह से। तो ये भी हमारी अदर सोर्सेज में ऐड होगी। गत वर्ष में उसे अनेक उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रबंध संबंधी सलाहकार, जो मतलब सलाह दिए सेवा प्रदान करने में, उसे कितने 75,000, मतलब जो उद्यमी होते हैं उनको, मान लो आप हो, तो आपने किसी को सलाह दी और उसने आपको 75,000 रुपये दे दिए, तो ये भी आपके लिए अदर सोर्सेज में जाएगी। उसकी जयपुर में एक पत्थर की खान है, उससे मिस्टर ए को निकाले गए पत्थर पर 25 पैसे टन की रॉयल्टी पर किराए पर दे दिया है। गत वर्ष में कुल उसे 10,000 टन पत्थर निकाला गया था। उसने रॉयल्टी की आय कमाने के संबंध में 400 रुपये व्यय किए। अब मान लो जो भी आपकी रॉयल्टी है उसमें से हम ये 400 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने जितने की रॉयल्टी कमाई उसमें हमारे कितने रुपए खर्च हुए, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 400 रुपये उसमें से रॉयल्टी में से जितनी भी यहाँ से रॉयल्टी निकल के आएगी उसको माइनस कर देंगे हम 400, ठीक। और नीचे दिया है कि गैर कृषि सामान रखने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह के लिए किराए पर उठाया अपना मकान उसने। तो गैर कृषि जो सामान है, जो
तो आपका नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो गैर सामान रखने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह उसे किराए पर उठाया गया है, उसने नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसकी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आएगा जो हमारी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार है, कितने रुपए, 25,000 रुपये कमाए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और यदि आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको इंग्लिश में दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन का। तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आप जब मैं पढ़ाऊँगी तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको देखते रहना कि किस तरह से मैं बोल रही हूँ और किस तरह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, जो कि हमारी एक एग्रीकल्चर लैंड है म्यांमार में, उससे हमें 25,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन म्यांमार कितना, 25,000 लिख दें। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया है सेम वही लिखना है। यदि तुम्हें लगता है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है तो उसमें मत लिखना आप, मैं बता दूंगी फिर भी किस तरह से इसमें आएगा, कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, आइटम आते हैं इसमें। उसने कहा है इसके बारे में उसकी एक अन्य भूमि है जिस पर गांव में बाजार लगता है और उसका जो किराया है वो 2,500 रुपये है वार्षिक। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया था हमने। और इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर मार्केट, जो कि मार्केट के लिए यूज़ की जा रही है, कितने, 2,500 रुपये यहाँ डाल दिए। फिर से हमने नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, गत वर्ष में उससे अनेक उद्यमियों ने जो सलाह दी है, उससे सलाह देने के बारे में उसे जो प्राप्त इनकम हुई है वो 75,000 रुपये हुई है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मैनेजमेंट कंसल्टेशन एंड रिम्यूनरेशन, कितना, 75,000, जो भी उसने सलाह दी है, कंसल्टेशन किया है, कंसल्टेंट्स क्या है, यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी 75,000, ये यहाँ पे है 75,000 रुपये। क्लियर है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जब भी आप किसी को सलाह देते हो, यदि उसके बदले में वो कुछ आपको पैसे देता है या कोई गिफ्ट देता है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। अब यहाँ देखिए, उसका जयपुर में एक पत्थर की खान है उसकी, और मिस्टर ए को उसने दे रखी है वह खान, वह उसमें से पत्थर निकालता है और 25 पैसे प्रति टन की रॉयल्टी के किराए पर दिया है। मतलब वो ये जैसे कुल कितना टन हुआ है, 10,000 है, 10,000 की मल्टीप्लाई में 25 पैसे में करूँ तो मेरा आता है 2,500। तो मिस्टर ए को वो 2,500 रुपये देता है। अब 2,500 रुपये में वो 400 रुपये उसमें व्यय करता है। यहाँ पे देखिए 400 रुपये व्यय करता है। रॉयल्टी की आय कमाने के संबंध में मैं 400 रुपये व्यय करता हूँ। अब 2,500 वो देता है मुझे और 400 मैं खर्च करता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2,500 माइनस 400, ये आ जाएगा हमारा 2,100। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गैर कृषि सामान रखने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया। अब मान लो आपके पास कोई मकान है, अब मकान किसी का और सबका सामान रखना है, तो एक तरह से वो आपके अन्य अदर सोर्स, मतलब अन्य साधनों से आय कहलाएगी, जो उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे है हमारा इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड 12,000। अब ये हमने सभी पॉइंट डाल दिए हैं, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे और जो एडिशन आएगा वही हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। ये इसका एक सिंपल क्वेश्चन है, और मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगी, वो आपको करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।